हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना जो कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल इक्वेशन है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ, जो है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है, तीन टर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स इन बोथ साइड विल बी इक्वल। मतलब यहाँ पर जो जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन में दोनों साइड में जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी टर्म्स की डायमेंशंस कैसी होगी, सेम होगी। या डायमेंशन से मीनिंग हम ऐसा बोल दो आप कि उनका डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, है ना, हर टर्म्स का, इस तरह से। ओके, है ना। क्यों ऐसा, ठीक है, उसका रीजन क्या है हर टर्म की डायमेंशन सेम होने का? क्योंकि हम अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो हम सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही एक दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो अगर हमको लेंथ में ऐड करना हो तो हम लेंथ में सिर्फ किसको ही ऐड कर सकते हैं, लेंथ को ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना तो लेंथ को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते जो कि हम लेंथ में, है ना, किसको जोड़ दिए, मास को ऐड कर दिया, है ना, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं। जैसे लेंथ की डायमेंशन एल है, इसकी एल है, तो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो अगर हमने कहा कि अगर हमने किसी इक्वेशन में सेम डायमेंशन वाली इक्वेशन ऐड की है, टर्म्स ऐड किए, सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ऐड की है, तो आप देखो यहाँ पर हर टर्म की जो डायमेंशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी। जैसे यहाँ देखो 2 जो है, 2 तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है ना। तो इस इधर वाली की अगर हम डायमेंशन देखें तो ये एल हो गई, ये एल हो गई, और ये डायमेंशनल लेस है तो इधर की टर्म की भी डायमेंशन एल हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास किसी भी तरह की फिजिकल इक्वेशन हो, उस फिजिकल इक्वेशन में दोनों साइड की जो डायमेंशंस होगी वो सेम होगी। जो हर टर्म्स की डायमेंशन बोल दो, अगर 2 से ज्यादा टर्म्स है ना, एक से ज्यादा टर्म्स है तो सभी की सेम होगी, या एक ही टर्म है जो तो दोनों तरफ की इक्वल होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ ए को लिख देते हैं इक्वेशन 2 5, ये है ना, ये किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ देखो जो ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, इधर बचा क्या, t और √L/g से, है ना, जी यहाँ पर चलेगा। तो इस तरह से यहाँ इन दोनों की डायमेंशन और इन दोनों की डायमेंशन बिल्कुल कैसी आएगी, सेम आएगी। मतलब इधर की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन, और इधर भी टाइम की डायमेंशन बिल्कुल इक्वल रहेगी, है ना, ठीक है। तो ये हमको पता चलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो यहाँ पर जो है ना, हमेशा ध्यान रहे कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन में दोनों साइड की डायमेंशन, हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, बाय मिस्टेक जो हमने कोई इक्वेशन लिखी और उस इक्वेशन में हमने ये पाया कि तीनों टर्म्स या जितने भी टर्म्स है उनकी डायमेंशन सेम नहीं है, तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन होगी वो इनकरेक्ट होगी, उसमें, है ना, वो हमारी करेक्ट इक्वेशन हमने नहीं लिखी होगी। तो इससे हमको एक और बात पता चल जाती है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर हम किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस भी हम, है ना, चेक कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिखा भी है तो डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स इन बोथ साइड, ठीक है, ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम बिकॉज ओनली द क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगला है, उसके वही एप्लीकेशन लिखे हमने। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस, फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमको पता करना है कि ये इक्वेशन सही है या गलत लिखी हुई है। हमको कोई एक नॉन इक्वेशन दे दी गई है ना, ये तो हमारे लिए नॉन है, ठीक है, आपने पढ़ चुके हैं। लेकिन हमको मान लो जो आपने ये इक्वेशन मैंने आपको दे दी जो आपके लिए अभी नॉन है, तो अगर मैं कहूँ कि ये सही है या गलत है, इसे टेस्ट कीजिए, तो आप क्या करोगे,
तो आप डायमेंशनल एनालिसिस करोगे उनका। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब दोनों साइड की डायमेंशन निकालोगे, डायमेंशंस फॉर्मूले पुट अप करोगे, डायमेंशन कैलकुलेट करोगे, और तो दोनों साइड की अगर डायमेंशन सेम आती है तो आप कहोगे कि वो इक्वेशन हमारी करेक्ट है ना। ये फिर नेक्स्ट वीडियो, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ये हम एप्लीकेशन पे इसका यूज जो है वो आगे समझेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी तो इसको एज ए यूज यहाँ हमने लिख दिया है, इसका क्लियरिफिकेशन आगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमारे पास जो हम डायमेंशंस का एनालिसिस करते हुए, मतलब हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है या ऐसा कुछ, तो हम उसकी डायमेंशंस को देखते हुए, है ना, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, है ना, क्या क्या उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो हम 5 तरीके से जो डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर ये 5, है ना, हम एप्लीकेशन कर सकते हैं उसके। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी हो तो हम उसकी डायमेंशन से उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जांपल देखते हैं जो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, है ना। चलिए, ये थर्ड है टू चेक द करेक्टनेस, फिर टू चेंज वन सिस्टम टू यूनिट अनदर सिस्टम, है ना, फिर टू डिजाइन योर ऑन, ठीक है, सिस्टम ऑफ डायमेंशन। ठीक है, मतलब हम हमारा खुद का सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो अभी तो जो आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, हम इनको सबको एक एक एग्जांपल से समझते हुए चलेंगे, है ना। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो एप्लीकेशन है वो हमारा टू डिटरमाइन, है ना, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब हमारे पास जो, अगर हमें क्या गिवन हो, डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन हो, तो डायमेंशनल फॉर्मूले से हम यूनिट निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, वही इसका मतलब है यहाँ पर। जैसे एग्जांपल के लिए जो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, है ना, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है यहाँ पर, जैसे हम m इसके टर्म में लिखे m0 L³ t raised to the power 0, ऐसा लिखें, तो इससे उसकी यूनिट क्या बन जाएगी, जो यूनिट, है ना। तो अब यूनिट आप एसआई में बता सकते हो या सीजीएस में बता सकते हो। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर उसकी एसआई यूनिट बता रहे हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या बन जाएगी, इससे देखिए, m पर डिपेंड, m की डायमेंशन 0 है, तो m पर डिपेंड नहीं करता है वॉल्यूम, मास पर। लेंथ, है ना, लेंथ की लेंथ मतलब उसकी क्यूब है, तो लेंथ का क्यूब है, तो मतलब लेंथ पर डिपेंड करेगा। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, ठीक है, मतलब लेंथ पर डिपेंड करेगा, तो लेंथ की यूनिट इंक्लूड हो जाएगी। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, और टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी पावर 0 है, तो ये उसकी क्या बन गई हमारे पास, उसकी एसआई यूनिट। सिंपल सी है यहाँ पर, है ना। फिर दो एक और एग्जांपल ले लें हम, ये डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स जो हमारे पास है m, ओके, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स जो हमारे पास ये है, डायमेंशनल फार्मूला मींस, ठीक है, तो उसकी एसआई यूनिट हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या बन जाएगी, उसी से लिख देते हैं, m पर डिपेंड कर रहा है ना, m की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो m की पावर क्या हो जाएगी यहाँ, m के लिए मास के लिए kg, लेंथ के लिए मीटर, है ना, और t रेज़ टू द पावर -2, तो ये सेकेंड स्क्वायर, या माइनस में पावर लगाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये उसकी यूनिट हो गई, है ना। थर्ड पे यहाँ पर एग्जांपल देख ले, है ना, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशन होता है हमारे पास m l t ml स्क्वायर t रेज़ टू द पावर -2, ये होगा, है ना। तो फिर उससे उसकी हम ऐसा यूनिट बना सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी उसकी, मास के लिए कितना हो जाएगा यहाँ केजी, ठीक है, एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और टी की रेज़ टू द पावर -2 है, तो अपॉन में एस स्क्वायर, ये हमारे पास उसकी ऐसा यूनिट बन गई, है ना। तो सिंपल सा है ये वाला एप्लीकेशन, कोई ज़्यादा टफ नहीं है हमको इसको समझना, सिंपल सा है। जो डायमेंशनल फार्मूला देखकर ऐसा यूनिट बनाना चाह रहे हो या सीजीएस बनाना चाह रहे हो, डिपेंड करता है। सीजीएस बनाना होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, चलिए सीजीएस भी बना लेते हैं। तो सीजीएस यूनिट में हम सारी सीजीएस यूनिट यूज करेंगे, तो मास को किसमें मेजर करते हैं हम, ग्राम में, एल को, लेंथ को, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में, टाइम की पावर
इतनी है और t है t की पावर -2, तो इसको सेकंड में ही हम मीटर करते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया उसका सीजे सिस्टम में उसकी यूनिट जो, ठीक है। तो ये रहा ठीक है ना, एप्लीकेशन, उसका फर्स्ट एप्लीकेशन की एक्सप्लेनेशन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आप इतना नोट कीजिए, ओके। चलिए ना, अब हम इसका सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, टू डिटरमिनेशन ऑफ ए फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मतलब हमारे पास जो, ठीक है, हम डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें ये पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमें यहाँ दिया है कि टाइम पीरियड है किसका, पेंडुलम का टाइम पीरियड, है ना, t डिपेंड करता है लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो हम यहाँ से इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, है ना। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम इन डिफरेंट क्वांटिटी में रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है, टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो इससे आप ऐसे भी समझो कि हम इनसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं। तो लेकिन उस फॉर्मूले में कुछ लिमिटेशंस रहेगी, जो वो लिमिटेशंस हम लास्ट में समझेंगे, है ना। चलिए, तो उसका सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं हम, टू डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी या टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमको इसको एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं। तो हमने माना है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है। मतलब हमारे पास जो हमको ऐसा एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, है ना। जैसे सिंपल पेंडुलम जो आपने पढ़ा होगा यहाँ 9th क्लास में, छोटी क्लासेस में, इस तरह से एक डिवाइस होती है जो, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट में बता देता हूँ मैं यहाँ पे टाइम पीरियड से मीनिंग क्या है हमारा। तो जैसे कि सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम कैसे बनाया जाता है, एक थ्रेड से, स्ट्रिंग से बांध कर जो एक हम एक, है ना, बॉब यहाँ पर लटका देते हैं, ठीक है, या आयरन का, तो ये किसी मेटल का, ठीक है, स्फीयर, स्मॉल सॉलिड स्फीयर, इसे हम बॉब बोलते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पर सस्पेंड कर दे एक थ्रेड से, धागे से बांधकर, और उसको कहीं पर ऐसे लटका दे, बांध दे, है ना। तो ये जो हमको डिवाइस मिलेगी, इसे हम क्या कहते हैं, जो सिंपल पेंडुलम, है ना। तो सिंपल पेंडुलम कैसे बनाया जाता है, एक स्ट्रिंग बोल दे, है ना, धागा समझ सकते हो जो आप, और ये मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, ये, है ना, एक मेटेलिक स्फीयर। तो इस मेटेलिक स्फीयर को हम स्ट्रिंग से बांध कर कहीं पर सस्पेंड कर दे, तो उससे जो डिवाइस मिलेगी वो हमारा सिंपल पेंडुलम होगा। तो यहाँ जो ये जो वायर है या जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग और ये जो हमारा मेटलिक स्फीयर है, थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये तो मेटलिक स्फीयर का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलिए ये बना देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंशन पॉइंट, है ना, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं, उसकी इफेक्टिव लेंथ। तो हमको इफेक्टिव लेंथ हमने एल से बता दी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमको पता ही है। तो हमने क्या कहा कि इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है टी, ठीक है, एल पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब टाइम पीरियड से हमारा मतलब क्या रहेगा वो भी बता दो शॉर्ट में, कि जैसे आप एक पेंडुलम को, टाइम का मतलब ये, तो यहाँ पर क्या रहेगा, टाइम पीरियड से मीनिंग हमारा रहेगा, ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट, ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। मतलब हमारा पेंडुलम एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लेगा, उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। तो ये उससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन लिखा, उससे रिलेटेड टर्म्स ही हमने समझ लिए जो, ठीक है। हालांकि ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं 11 में ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, फिर भी ठीक है, नाम आए तो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अब हमको यह गिवन है जो कि टाइम पीरियड टी, इफेक्टिव लेंथ एल और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो फिर हमें यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला या तीनों में रिलेशन फाइंड करना है ना, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखिए, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो सबसे पहले, ठीक है ना, अब हमारा सॉल्यूशन या एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है ना। तो हम सबसे पहले कंसीडर, ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ हमको क्या मान लेना है कि मतलब कोई भी एक्सप्रेशन रहे हमारे पास, जैसे ये तो हमने टाइम पीरियड का एग्जांपल दिया, हम कोई भी दूसरी क्वांटिटी, दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते थे, दूसरा एग्जांपल भी ले सकते थे। तो प्रोसीजर तो सभी में सेम रहेगी, मतलब हमको जो भी क्वांटिटी दी हो, तो हमको ये मान लेना है कि जिन पर वो डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, डिपेंड करती है, ठीक है ना।
ठीक है, that the time period t is directly proportional to the length l and acceleration due to gravity. ओके, इन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर यहाँ पर ठीक है क्या लिखेंगे हम सिंबॉलिक फॉर्म में t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l एंड g। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है यहाँ पर इस तरह से। ओके, अब यहाँ हम इनकी डायमेंशन कंसीडर कर लेंगे। डायमेंशन मतलब इनकी पावर को जो हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इफ द डायमेंशन ऑफ L एंड G R A एंड B, इनकी डायमेंशन जो है वो A और B हमने मानी। आप डायमेंशन को जो U V X Y Z किसी से भी इंडिकेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ A B ही लें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ डायमेंशन हमने मान ली, तब टाइम पीरियड पे कितना हो जाएगा, देन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L raised to the power A B raised to the O and G raised to the power B। ओके, ये हमारा डायमेंशन सॉरी है ना, अभी क्वेश्चन 1 नहीं देते, हमने डायमेंशन लगा दिया उन पे, L की डायमेंशन A, B की डायमेंशन B और G की डायमेंशन B। ठीक है, अब यहाँ ठीक है ना, हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं तो कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट लगा दिया L raised to the power A G raised to the power B, इसको दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, ये सभी में जो प्रोसीजर सेम रहेगी, ध्यान देना कि सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानोगे, फिर डायमेंशन मानोगे, फिर ये प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं, ओ सॉरी इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई हो जाता है, कांस्टेंट का। ये रूल पता होगा तो आपको, है ना। ठीक है, नहीं मालूम होगा तो हम इसको अलग से किसी लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि क्यों कांस्टेंट लगते हैं सारे रूल। ओके, चलिए, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और इक्वल में लगाया, के कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे वेयर, ठीक है, के इज कांस्टेंट, है ना, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डायमेंशनल लेंथ कांस्टेंट बोले, देखिए अब यहाँ तक हम आ गए, इसके बाद जो हमको डायमेंशनल एनालिसिस करना है, अब हम इनकी डायमेंशनल फॉर्मूले पुट अप करेंगे। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे हम T का, L का और G का। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं, सिंस डायमेंशन, ठीक है, ऑफ, ठीक है, या ऑन पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, और छोटा कर देते हैं, ठीक है, ऑन putting the dimensional formula of, ठीक है, all terms, है ना, सभी टर्म्स का हम डायमेंशनल फॉर्मूला रख रहे हैं। ठीक है, तो T है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों, सिर्फ T पर डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड मतलब टाइम की बात हो रही है, तो वो तो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे m की पावर 0 L की पावर 0 T की पावर कुछ नहीं मतलब 1 लिख दें। ओके, ठीक है, अब यहाँ देखिए K जो है ये तो डायमेंशनल लेस है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रखेंगे, कौन आएगा यहाँ पर L, है ना। तो यहाँ जो L मतलब लेंथ, तो लेंथ का क्या हो जाएगा m0 L की पावर 1 T की पावर 0, है ना, ये L का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आप चाहे तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले अलग से लिखकर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे यहाँ पर, है ना, कौन है यहाँ, ये G, है ना, मल्टीप्लाई में है यहाँ, और सॉरी L का डायमेंशन हमने रखा, फॉर्मूला रख दिया, और L की पावर कितनी थी, A थी, तो ये A होगी, पूरे की पावर A। ओके, अब यहाँ पर G का डायमेंशनल फॉर्मूला, G मतलब एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं इधर, क्या होता है m की पावर 0 L T रेज़ टू द पावर -2। ठीक है ना, अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, L की वैल्यू कुछ नहीं, या पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, और उसकी पावर B है, ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दिया तो सभी इनका, है ना। अब नेक्स्ट होते यहाँ पर, चलिए आगे सॉल्व करते चलते हैं। ये टर्म तो एज इट इज चलेगा, m0 L0 T रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, अब इनके बीच में साइन के अकॉर्डिंग जो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले पावर सॉल्व करें। यहाँ पावर हमें पता है, हम पे क्या हो जाएगी, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये m की पावर 0 और मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो ये 0 हो जाएगी, है ना, ये रूल पता है ना जो a। ठीक है, जैसे x इसकी पावर a है, उसकी पावर b है, तो यहाँ पर x की पावर हो जाएगी a, है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये इसकी पावर 0 और उसकी पावर a है, तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। l की पावर 1 और उसकी पावर a है, तो ये a होगा, है ना, t की पावर 0। ठीक है, फिर इधर, है ना, m
0, एल की पावर कितनी होगी, बी हो जाएगी ना। फिर टी की पावर यहाँ कितनी है, -2, तो -2 और ये बी का मल्टीप्लाई होगा -2b, ठीक है ये है ना। अब ये पावर की, पहले तो पावर को सिंप्लीफाई किया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एम, ये टर्म तो एज इट इज चलेगा, L0 t⁻⁴ 1, ठीक है। अब यहाँ देखें, है ना, m भी 2 बार है, l भी 2 बार है, बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है इनका, तो m का मल्टीप्लाई m में होगा, तो पावर ऐड हो जाती है ना, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ जो m है ना, m की पावर मल्टीप्लाई होगी कितनी होगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर इसकी 0, यहाँ 0, पावर कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ओके, फिर इधर जो है ना अलग अलग लिख देते हैं हम, ठीक है। इधर l है ना, सबको सेपरेट कर ले रहे हैं l, ठीक है। l इधर जब, अब l की पावर पे कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पर, यहाँ a है, l की पावर a इंटू में l की पावर b, ये दोनों में तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगी l की पावर a प्लस b, है ना, मल्टीप्लाई। फिर इधर t की पावर जो यहाँ पर कितनी है, यहाँ t की पावर 0, फिर t की पावर -2b, ये वाले में 0 और 2b, तो कितनी हो जाएगी -2b, ये आ गया हमारे पास, है ना, ठीक है। क्लियर, सिंपल सा, बच्चों कुछ नहीं किया, डायमेंशनल फार्मूला रखा है यहाँ पर, डायमेंशनल फार्मूला रखने के बाद पावर सॉल्व की, फिर पावर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करके पावर ऐड होके सब्ट्रैक्ट होके जो वैल्यू वो लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना, हम उनको डायमेंशनल एनालिसिस करना है। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब दोनों तरफ की हम डायमेंशंस कंपेयर करेंगे, है ना, इधर मास की डायमेंशन कंपेयर करेंगे, टाइम की डायमेंशन कंपेयर करेंगे, और उससे इसकी वैल्यू निकालेंगे ए और बी की, और वो ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, है ना। तो फिर यहाँ देखें तो फिर से ये तो टर्म एज इट इज या लिख देते हैं हम, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ एम इन बोथ साइड, ठीक है, मतलब तीनों की जो डायमेंशन हम कंपेयर करेंगे। अब देखो हमको वैल्यू निकालना है ए और बी की, तो अगर हम m की डायमेंशन को कंपेयर करते हैं तो इससे तो कुछ नहीं मिलना है, इधर 0 = 0 हो जाएगा, ये कोई इससे कोई फायदे की क्वेश्चन नहीं है। फिर l की डायमेंशन को हम कंपेयर करते हैं, है ना, m की भी करना होगी, जिसमें अगर l की पावर कुछ आ रही हो तो वहां हम l की भी m की भी करेंगे, लेकिन यहाँ m की पावर दोनों और 0 है तो कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है, तो हम l की पावर, है ना, l की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे लेंथ की। तो इधर पावर कितनी है, तो इधर 0, देखो बोथ साइड में ना, इधर हो गई 0, ठीक है ना, फिर इधर कितनी हो गई a प्लस बी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम जानते हैं जो कि दोनों साइड में, इक्वेशन की दोनों टाइम में हर तरफ की हर इसकी डायमेंशन सेम होती है ना। तो इधर जो हमने अभी लिखा इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो उसमें हमने क्या लिखा था कि किसी फिजिकल इक्वेशन में, ठीक है, दोनों साइड, दोनों टर्म्स की या सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी, मतलब इधर l की जो डायमेंशन होगी वो इधर l की डायमेंशन के बराबर होगी, इधर m की जो डायमेंशन होगी वो इधर m की डायमेंशन के इक्विवेलेंट होगी, इसलिए हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं। तो इधर से भी हमारे पास, है ना, l की पावर कितनी आ गई यहाँ पर a प्लस b, है ना, तो किसके बराबर आया, 0 के बराबर। ये 0 को मैं इधर ना लिखते हुए इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको दीजिए इक्वेशन 2, ठीक है ना, ऊपर फर्स्ट लिखे यहाँ 2, फिर सेम ऑन comparing the dimension of t in both side, ठीक है, t की डायमेंशन कंपेयर करो, तो t की डायमेंशन पे क्या हो जाएगी, देखो इधर t की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ 1 है ना, और इधर कितनी -2b। ओके, तो हमको a और b की वैल्यू ही निकालनी थी, यहाँ से b कितना आ गया हमारे पास, b आ गया -1/2, है ना, b निकल कर आ गया हमारे पास। अब इस b की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, तो फिर हमको क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, उधर सिस्टमेटिकली लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2 में b की वैल्यू रख रहे हैं, इक्वेशन 2 है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1/2, ठीक है, a कितना आ गया, a आ गया ½ 1/2 मतलब हाफ आ गया। ओके, ये अब ये a की वैल्यू आ गई, यही हमको करना था,
तो ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, ए और बी की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 1 एज इट इज लिख रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू k l a b रेस्ट टू सॉरी g रेस्ट टू द पावर b, है ना। अब t k, तो ये तो डायमेंशनल है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, हम उसको डायमेंशनल फॉर्मूले से फाइंड नहीं कर सकते उसकी वैल्यू, तो k को k ही लिखेंगे, l की पावर हो जाएगी यहाँ पर हाफ, है ना, और g की पावर जो b की पावर b मतलब माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ, है ना। अब ये हाफ में है तो ये माइनस में है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, k ये l की पावर 1/2 और ये g को अपॉन में लेके गए, पावर प्लस हो जाएगी ना, ठीक है। t इज इक्वल टू हो गया हमारे पास k, ये पावर दोनों 1/2 है, रूट में लिख सकते हैं हम इसको, है ना, रूट में लिख सकते हैं k इज इक्वल टू l अपॉन g, है, एंड दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन both of the quantities, okay, ये रहेगा रिलेशन बिटवीन t l and g, या इसको हम बोल सकते हैं इस वाला एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। तो ये रहा हमारा आंसर, जो हमको यहाँ पर रिलेशन निकालना था या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था किसका, टाइम पीरियड, वेल फॉर्मूला बनाना था टाइम पीरियड का, तो ये हमने बना चुके ना। फिर से जो देखो यहाँ पर जितनी भी, ये तो हमने टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन से निकाला है, अगर आपके पास यहाँ कोई दूसरा क्वेश्चन होता तो प्रोसीजर जो सभी में सेम रहेगी, प्रोसीजर क्या है, स्टेप सभी में सेम रहेगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, स्टेप मतलब हमें इस तरह की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए या फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सिर्फ क्या मालूम होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन पर डिपेंड कर रही है। जैसे हमको यहाँ पता था टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, बस इतना हमको मालूम होना चाहिए, बाकी फिर हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। अब देख, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमको टाइम पीरियड दिया था t, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पर, l और g पर, तो हम इनको कैसे डिपेंड हुआ मान लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हम ये मान लेंगे सभी में, सभी क्वेश्चंस में यही करेंगे कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l और g पर, है ना, जो भी क्वांटिटीज गिवन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों की डायमेंशन कंसीडर कर लेते हैं, इधर जितनी भी क्वांटिटीज होगी उनकी डायमेंशन कंसीडर कर लेंगे, ए बी या एक्स वाई, ठीक है। तो डायमेंशन कंसीडर कर लिया, डायमेंशन लगा के लिख दिया, डायमेंशन से मतलब पावर ए और बी, है ना। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट लगा, इक्वल में कन्वर्ट हो गया, इसको दीजिए इक्वेशन 1, यहाँ की होगा कांस्टेंट। फिर अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड में जितनी भी डायमेंशनल क्वांटिटी है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट अप करेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ रखो, यहाँ हमने किसका डायमेंशनल फॉर्मूला रखा, टाइम का, यहाँ लेंथ का, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ओके। फिर यहाँ उसके बाद जो डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे, फिर पावर सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब पावर की पावर होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, टाइम की पावर इधर ये सब आ गया, पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर, ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगी ये सब, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होकर लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। फिर यहाँ ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमको ये जो भी जितनी भी हमारी डायमेंशन होगी, 3 टर्म्स हो तो 3 ए बी सी एस आ जाएगा, तो दोनों साइड में हम मास की, लेंथ की, टाइम की, इनकी डायमेंशन कंपेयर करते हुए चलेंगे, और कंपेयर करने के बाद यहाँ हमको ए और बी इनकी वैल्यू मिल जाएगी, उसको इक्वेशन 1 में उठा के रख देंगे और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले को लिख देंगे, तो हमारा आंसर होगा, है ना। चलिए, तो ये रहा जो हमारे पास उसका सेकंड एप्लीकेशन, है ना। इसका कुछ एग्जांपल भी और होगा, उसको भी हम देखते हैं, इतना चलिए ना। इसी का हम एक सेकंड एग्जांपल और देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट भी हमको क्वेश्चन दिया है, द स्पीड ऑफ साउंड v से हम इंडिकेट कर रहे हैं इन एयर इज डिपेंड्स ऑन प्रेशर p ऑफ एयर एंड इट्स डेंसिटी ऑफ एयर, है ना। देन डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, तो हमको यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या कहा पहले स्टेप में कि हम क्या मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी है उन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हमने यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है, प्रेशर p और डेंसिटी d के, ठीक है, यहाँ पर, है ना। ये इधर आगे पीछे लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम डायमेंशन कंसीडर कर देते हैं, इफ द डायमेंशंस ऑफ p and d आर
ए एन बी रिस्पेक्टिवली। ओके, ये है ना, दोनों की डायमेंशन पी और डी हो रिस्पेक्टिवली। देन ठीक है, वी हो जाएगा तुम्हारे पास, है ना, प्रोपोर्शनल का साइन पी ए बी ए, है ना, सॉरी बी की पावर बी हो जाएगी, इसको दे दी, और सॉरी है ना, डायमेंशन मान लिया हमने ए और बी। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर वी, है ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ये पी कांस्टेंट लग जाएगा यहाँ, पी की पावर ए बी की पावर बी। ओके, है ना, डी मतलब डेंसिटी के लिए इंडिकेट करता है, के इज कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, ये है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, है ना, ये हो गई हमारी एक स्टेप। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑन पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा ऑन पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ ईच टर्म, ठीक है, या ईच क्वांटिटी जो लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, सभी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने पर, है ना। ठीक है, तो v वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m, ठीक है, इसकी पावर 0 l t रेज़ टू दी पावर -1, है ना, l की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके प्रीवियस लेक्चर में कि डायमेंशनल कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, यहाँ लिख भी सकते हो आप साइड में कि p है, तो p का, p मतलब प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m रेज़ टू दी पावर 0 l रेज़ टू दी पावर m l रेज़ टू दी पावर -2, है ना। या डायरेक्ट ऐसा याद नहीं हो, जो जैसे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको याद नहीं है, तो प्रेशर भी किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूले से आप अगर याद हो तो उसे निकाल सकते हो। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m l स्क्वायर t रेज़ टू दी पावर m l स्क्वायर t रेज़ टू दी पावर -2, ये उसका फॉर्मूला है ना। और अपॉन में एरिया, तो l की स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई होके m l की पावर ये ऊपर आके -2 और ये -1 t रेज़ टू दी पावर -2, ये बचेगा, है ना। ठीक है, सिंपल टर्म। और यहाँ उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर a है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इसका फॉर्मूला रखेंगे हम डेंसिटी का। अब डेंसिटी का भी याद नहीं है तो हम उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम, है ना, तो मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए l क्यूब। ठीक है, बन गया यहाँ से जो m की पावर 1 l की पावर -3 और t पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये t की पावर 0, है ना, ये आ गई हमारे पास उसका डायमेंशनल। ये हमने डायमेंशन रखी किसकी, डेंसिटी की। अब डेंसिटी की पावर कितनी है यहाँ पर, b है, तो ये पावर b रख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो पावर को सॉल्व करेंगे इधर वाले टर्म में, ठीक है ना, ये तो एज इट इज चलते रहेगा, m की पावर 0 l रेज़ टू दी पावर 1 t रेज़ टू दी पावर -1, ठीक है, इधर m की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और ये a, m की पावर a हो गया। ठीक है, फिर l की पावर इधर हो गई -a, अंडरस्टूड है, ठीक है, फिर t की पावर -2a हो गई, ठीक है ना, ऐसा। अब ओके, फिर नेक्स्ट जो इधर भी है ना, क्या रहेगा हमारे पास, m की पावर b, ठीक है, t की पावर -3b और सॉरी l की पावर -3b और t की पावर इधर 0 हो जाएगी ना, मतलब पावर का मल्टीप्लाई किया हमने, पावर का पावर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ठीक है, नेक्स्ट m रेज़ टू दी पावर 0 l 1 t रेज़ टू दी पावर -1, ठीक है। अब m और m l t इनको सेपरेट कर लेंगे, मतलब उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पावर ऐड हो जाएगी, तो m का मल्टीप्लाई करके यहाँ m लिख दिया हमने, है ना, ये m हो गया। ठीक है, अब पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगी, तो m की पावर है यहाँ पर a, ठीक है, ये ओके। फिर इधर जो b है और सॉरी l की पावर यहाँ -1 है ना, माइनस a है यहाँ और यहाँ -3b, तो -3, ठीक है। फिर नेक्स्ट t की पावर जो यहाँ कितनी है, इधर 0 है इधर -2 है, तो यहाँ t की पावर 2a हो जाएगी, 2a + 0 तो 2a रहेगी ना। ओके, अब ये हो गया। फिर इसके बाद हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द
ठीक है, पावर ऑफ एम एल टी इन बोथ साइड, वही हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द ठीक है, ठीक है। तो m की पावर कंपेयर कर रहे हो तो इधर क्या मिल जाएगा 0, ओके है ना, या फिर आप एक साथ ही लिख देना है ना, m l n बोथ साइड, है ना, क्या कर दिया तीनों को एक साथ में लिख दिया। अब देखो पहले m की पावर कंपेयर करना है, तो m की पावर इधर 0 है ना, इधर कितनी है तो a प्लस, है ना, तो क्या बनेगी इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, है ना, इसको दे दिया इक्वेशन 2, ठीक है, इधर 1 हम दे चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो यहाँ चलिए यहाँ लिखता हूँ a प्लस बी पावर 0, इसको दे दिया इक्वेशन 2। फिर अब l की पावर को कंपेयर कर रहे हैं, अलग अलग सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, एक ही में कर दे रहे हैं। l की पावर इधर 1 है ना 1, और इधर कितनी है माइनस a माइनस 3b, ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन 3, ठीक है। अब इधर t की पावर जो, ठीक है, तो t की पावर इधर कितनी है -1 है, और इधर है -2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसिल, है ना, और a की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इधर अपॉन में 1/2 आ गया, तो a आ गया हमारे पास 1/2, क्लियर, a 1/2 आ गया। अब a की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 2 में रख के b फाइंड कर लो, या 3 में रख के फाइंड कर लो, है ना, तो हमको इजी रहेगा दो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ठीक है ना, ये लिखने से तो और हमको अच्छे से समझ में आता है इतने सेंटेंस लिखने से। तो a प्लस बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू है 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b हो गया हमारे पास -1/2, ये आ गया a और b की वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों को हम कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ओके, तो यहाँ जाएगा बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, इधर ये है तो इक्वेशन 1 है ना, v के v रेस्ट टू पावर ये वाली v के, ठीक है, v रेस्ट टू पावर a और b रेस्ट टू पावर b, है ना। अब ये और b की वैल्यू हम कहाँ पुट कर रहे हैं, है ना, इक्वेशन 1 में। यहाँ लिखना चाहो सेंटेंस आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू के p की पावर जो यहाँ पर कितनी होगी 1/2, है ना, और d की पावर b है तो b की वैल्यू माइनस, तो d हो गया -1/2, ठीक है। v आ गया हमारे पास k p की पावर 1/2, और ये d माइनस में है तो -1/2, ठीक है, सॉरी प्लस में आ जाएगा, नीचे आएगा, तो v इज इक्वल टू k अपॉन p, ये रहेगा जो एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ओके। चलिए ना, तो दो सेम तरह सभी की मेथड सेम रहेगी, आपको लग रहा होगा सेम मेथड तो है, इसमें क्या है, तो हमने प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसलिए दो तरीके से हमने समझा है ना। चलिए, अगर आप इसको और क्या करना चाहते हो कि और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अपने टेक्स्ट बुक्स के और एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, है ना। चलिए, ओके।